हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के लिए जीएस की हमारी मास्टर वीडियो सीरीज चल रही है, जिसमें हम 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पॉलिटी, दूसरा आर्ट एंड कल्चर। इस सीरीज का तीसरा वीडियो हमारा होने वाला है हिस्ट्री का पार्ट 1 एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री को हम 3 अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। 3 वीडियो मैं आपको दूंगा। तीनों वीडियो में हम हर एक सेक्शन से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो टोटल 300 हम हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट मिला लें तो 500 के आसपास आप इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लेंगे। और हिस्ट्री से जो हमको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो 3 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिलते हैं। तो तीनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर हम ये 3 वीडियो अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो सभी वीडियो आपको देखना है। प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को प्रॉपर फॉलो कर लीजिएगा। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन आपको दे रखा है मैंने 100 आवर जीएस के मेरे कोर्स में, जो एसएससी के लिए स्पेशली प्री लॉन्च किया गया 500 रुपीज़ में। जिन भी स्टूडेंट्स ने ले रखा है, आपको कोर्स के अंदर ही ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पूरे टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से टेस्ट लगा सकते हैं और बार बार टेस्ट लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं किस संप्रदाय को दान की गई थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविका या फिर शैव धर्म। तो मौर्य रूलर्स की बात करें, जैसे कि सम्राट अशोका की, उनके पोते दशरथ ने नागार्जुनी केव्स और बराबर केव्स को आजीविका सेक्ट को दान किया था। ये एक प्राचीन धार्मिक संप्रदाय था जिसकी स्थापना गौशाला मस्करी पुत्र ने की थी। इस संप्रदाय का मानना था कि संसार की सभी घटनाएं एक कॉस्मिक फोर्स द्वारा कंट्रोल होती हैं, जिसे वे नियति कहते थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य का भाग्य पहले से तय होता है और कोई भी चीज बदली नहीं जा सकती। बराबर हिल्स में बहुत सारी प्रमुख गुफाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि लोमस ऋषि केव, सुदामा केव, विश्वकर्मा केव और करण चौपर केव। यहाँ पर आजीविका सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मणवादी देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी गई थी? तो किस काल के दौरान? कुषाण काल के दौरान। देखिए, कुषाण पीरियड में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने बहुत तेजी से विकास किया था। इसी समय कार्तिकेय, विष्णु, कुबेर जैसे ब्राह्मण धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनाई गई थी। मथुरा स्टाइल में जैनिज्म, बौद्धिज्म, हिंदुज्म तीनों धर्म को दर्शाया गया है। इसमें अक्सर स्पॉटेड सैंडस्टोन मतलब धब्बेदार बलुआ पत्थर का प्रयोग मूर्तियों को बनाने में किया जाता था। तो यहाँ पर कुषाण करेक्ट आंसर होगा। कुषाण काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मणवादी देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस लिपि को सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है? किस लिपि को? ब्रह्मी स्क्रिप्ट को। इसे सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है। आज जो प्रमुख भारतीय लिपियां हैं, जैसे कि देवनागरी, गुरुमुखी, बंगाली, ओडिया, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं। ये भारत की सबसे पुरानी और मूल लिपि मानी जाती हैं। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती हैं। बी आंसर। चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन राज्य का शासक था? तो चंद्रप्रद्योत प्राचीन भारत के अवंती किंगडम के शक्तिशाली शासक थे। अवंती महाजनपदों में से एक था और इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। ये प्रद्योत वंश से संबंधित थे और लॉर्ड बुद्धा और महावीर के समकालीन माने जाते हैं। तो यहाँ पर अवंती करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस अभिलेख इंस्क्रिप्शन के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे? तो किस इंस्क्रिप्शन के अनुसार? अयोध्या इंस्क्रिप्शन, अयोध्या अभिलेख के अनुसार। इसे धन देवा द्वारा बनाया गया था। उससे यह जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह शुंग डायनेस्टी का संस्थापक था और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर सत्ता में आया था। तो यहाँ पर अयोध्या इंस्क्रिप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है, प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल में किसी भी धनी और प्रभावशाली व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। यह शब्द गोमती से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके पास बहुत सी गायें हो। उस समय संपत्ति का सबसे बड़ा प्रतीक गाय ही होती थी, इसीलिए जिसके पास अधिक गाय होती थी उसे गोमत कहा जाता था। तो यहाँ पर गोमत करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, श्री पेरुम्बुदूर किसका जन्म स्थान है? तो श्री पेरुम्बुदूर की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ पर 11वीं और 12वीं शताब्दी के महान संत रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। वे एक प्रसिद्ध हिंदू थियोलॉजियन मतलब धार्मिक दार्शनिक और फिलोसोफर के साथ साथ सोशल रिफॉर्मर भी थे, समाज सुधारक भी थे। उन्होंने श्री वैष्णव परंपरा का प्रचार प्रसार किया और विशिष्टाद्वैत फिलोसॉफी के सबसे बड़े प्रचारकों में से एक माने गए।
तो किसका जन्म स्थान श्री पेरुम्बुदूर है? श्री रामानुजाचार्य का। बी आंसर। निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेना द्वितीय ने गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता के साथ विवाह किया था? तो रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक वंश से संबंधित थे। उन्होंने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था। रुद्रसेन की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण प्रभावती गुप्ता ने लगभग 20 वर्षों तक रिजेंट मतलब संरक्षण शासक के रूप में शासन किया था, जब तक उनके पुत्र छोटे थे। यह विवाह गुप्त डायनेस्टी और वाकाटक डायनेस्टी के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। तो वाकाटक यहाँ पर सी आंसर। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे हमको, क्योंकि एसएससी जो है ना वो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। सिंपल क्वेश्चन पूछकर कट ऑफ क्लियर करवाना उसका मकसद नहीं होता है। उसका मकसद होता है कि आपसे क्वेश्चन ना बने, क्योंकि अगर सभी क्वेश्चंस लगाने लग गए तो इजीली यहाँ पर कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा, और उनको क्या करना है, फिल्टर करना है ना, लाखों बच्चों में से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन का लेवल तो ऐसा ही मिलता है। आपने पेपर देखा होगा प्रीवियस ईयर, कितने ही क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको लेवल अच्छा ही मिलेगा। स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री से तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। यहाँ पर अगर एंशिएंट हिस्ट्री में जो क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलता है, 100 में से 80% बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं होता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो मैं आपको 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इन 100 क्वेश्चन में से ही एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अच्छे से फोकस रखिएगा थ्रू आउट लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर किंगडम और उसकी कैपिटल दे रखी है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो चेरा के सामने लिखा हुआ है कैपिटल पुहार। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चेरा किंगडम की राजधानी जो थी, कैपिटल क्या थी? वंजी थी, जिसे करूर भी कहा जाता है। तो पहला ही यहाँ पर हमको समझ में आ गया है कि एक गलत युग्म दे रखा है। देखिए पुहार, जिसे कावेरी पट्टिनम भी कहते हैं, ये चोल डायनेस्टी की एक प्रसिद्ध बंदरगाह और बाद की राजधानी थी। प्रारंभ में चोल की राजधानी क्या थी? उरैयूर थी। बाद में क्या हुई थी? पुहार हुई थी। पांड्य किंगडम की राजधानी की बात करें तो मदुरई थी, जो कि एक महान सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। तो ये वाले ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर पहला वाला जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला लेते हैं क्वेश्चन। कंबोडिया में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर अंकोर वाट का निर्माण किसने करवाया था? तो कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। किसने कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स माना जाता है और यह विष्णु देवता को समर्पित है। सूर्यवर्मन द्वितीय ने लगभग 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक शासन किया और वह खमेर एम्पायर, कंबोडिया का जो प्राचीन साम्राज्य था, उसके एक महान शासक थे। तो यहाँ पर सूर्यवर्मन द्वितीय करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल लेने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए हमारे पास एग्जाम तक बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 30 से 50 दिन हमारे पास बचे हैं और जीएस का सिलेबस किसी से छुपा नहीं है, इतना बड़ा है। अगर बिना डायरेक्शन के पढ़ना शुरू कर दोगे तो पूरी तरीके से सिर घूम जाएगा। ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में फ्रेंड्स, जो मैंने 100 आवर जीएस का कोर्स बना रखा है वो इसी समय के लिए बनाया हुआ है कि भैया एग्जाम से जस्ट पहले हम किस तरीके से जीएस का पूरा सिलेबस कवर कर सकें, रिवीजन कर सकें। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, सब कुछ मैंने इसमें आपको पढ़ाया हुआ है। टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको कंटेंट दिया है। बहुत सारी जगह पर हमने ट्रिक से भी पढ़ा है। स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक हैं जो याद करना डिफिकल्ट होते हैं, हमने ट्रिक से याद करें। आर्टिकल को याद करना डिफिकल्ट होता है तो हमने ट्रिक से करें। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको मैंने कोर्स बना के दिया है। कोर्स का मकसद एक ही है, आपको कम समय में मैक्सिमम रिवीजन और कॉन्फिडेंस देना। इस कोर्स में मैंने आपको 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू भी दिए हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड। रिवीजन के लिए मैंने आपको यहाँ पर क्लास नोट्स भी दिए हैं। सबसे ज़रूरी, जीएस का वो हिस्सा मैंने आपको दिया है इस कोर्स के अंदर जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है। हिंदी, इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर तरीके के स्टूडेंट इसको एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स की जो प्राइस है वो 1000 रुपये थी, बट 5 मंथ की वैलिडिटी के लिए स्पेशली एसएससी स्टूडेंट के लिए, एसएससी सीजीएल का पेपर सर पे खड़ा है, तो 500 रुपये में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप एग्जाम में लिटरली 18 से 20 क्वेश्चन जीएस से सही करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे एनरोल करोगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है इस वीडियो के, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाकर फाउंडेशन कोर्स वाला आपको देखिए ऑप्शन दिखेगा, वहां पर कोर्स बाय अक्षय सर में जाना, वहां पर आपको एसएससी सीजीएल 100 आवर जीएस का स्पेशल एडिशन मिल जाएगा, उसको एनरोल कर लेना। एंड बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 100 घंटे अच्छे से स्टडी कर लो, जीएस को पूरी तरीके से खत्म कर दो। बहुत अच्छा कंटेंट दिया है मैंने और मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, ये बिल्कुल गारंटी है। तो चलो वापस आते हैं अपने लेक्चर पर।
अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला है वैदिक आश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम मान्यता प्राप्त नहीं था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, परामर्थ या फिर वानप्रस्थ। तो वैदिक आश्रम सिस्टम में जीवन को 4 चरणों में बांटा गया था, जिन्हें आश्रमस कहा जाता था। पहला ब्रह्मचर्य, विद्यार्थी अवस्था जहां पर शिक्षा और अनुशासन पर जोर होता था। दूसरा गृहस्थ, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने का समय होता है। तीसरा वानप्रस्थ, जंगल में जाकर धीरे धीरे सांसारिक जीवन से दूरी बनाने का चरण होता है। एंड तीसरा संन्यास, जिसमें पूर्ण त्याग और स्पिरिचुअल लिबरेशन को समर्पित जीवन, आत्मिक मुक्ति को समर्पित जीवन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स परमार्थ कोई भी आश्रम नहीं है, इसका अर्थ होता है अल्टीमेट ट्रूथ, इसीलिए यह वैदिक आश्रमों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट है अमर सिंह किस सम्राट के दरबार में प्रमुख विद्वानों में से एक था? तो अमर सिंह गुप्त काल के प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उन्हें विशेष रूप से उनके ग्रंथ अमरकोश के लिए जाना जाता है, जो कि एक संस्कृत थिसॉरस है। वे नवरत्न जो थे उनमें से एक माने जाते हैं, जो कि सम्राट के दरबार को सुशोभित करते थे। तो अमर सिंह किस सम्राट के दरबार में प्रमुख विद्वानों में से एक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला है मत्त विलास प्रहसन नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि पल्लव वंश के शासक थे, जिनका शासनकाल चलता है लगभग 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक, उन्होंने एक प्रसिद्ध संस्कृत सेटायरिकल प्ले मतलब व्यंग्यात्मक नाटक लिखा था, जिसका नाम था मत्त विलास प्रहसन। ये नाटक धार्मिक पाखंडों पर व्यंग करता है। तो मत्त विलास प्रहसन नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखा गया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पल्लव डायनेस्टी के शासक थे। अगला क्वेश्चन है वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, तो झेलम का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, सप्त सिंधु का अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र, जहां पर वैदिक काल के आर्य निवास करते थे। इनमें से एक नदी थी वितस्ता, जो आज की झेलम नदी है। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता था। देखिए, और भी इंपॉर्टेंट है नदियों का नाम, जिनका आपको थोड़ा सा नाम दिमाग में रख के चलना है, प्राचीन नाम। जैसे कि चेनाब नदी का नाम पूछ सकते हैं, तो अस्किनी नाम था। रावी का परुष्णी था। ब्यास का विपाशा। सतलज का था शुतुद्री और इंडस का था सिंधु। तो ये भी दिमाग में रखते चलिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। बट वितस्ता से तो अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर। अगला लेते हैं क्वेश्चन। शाही चोलों के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शालाभोग शब्द का अर्थ था। तो शालाभोग शब्द प्रयोग जो होता था, ये इंपीरियल चोल्स के समय रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में होता था। इसका अर्थ होता था ऐसा लैंड, ऐसा भूभाग जो किसी स्कूल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रखरखाव के लिए दान किया गया हो। तो यहाँ पर एक विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम नामक सामाजिक नाटक किसने लिखा था? तो मृच्छकटिकम, जिसे द लिटिल क्ले कार्ट, मिट्टी की छोटी गाड़ी भी कहा जाता है, एक प्रसिद्ध संस्कृत प्ले है। इसे शूद्रक नामक लेखक द्वारा लिखा गया था। यह नाटक समाज की कठोर सच्चाइयों, प्रेम, राजनीति और करुणा को दर्शाता है। तो शूद्रक द्वारा लिखा हुआ है। बी आंसर। डिमाचस किस मौर्य राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो डिमाचस एक ग्रीक एम्बेसडर, यूनानी राजदूत था, जिसे एंटिओकस प्रथम ने भारत भेजा था। वह मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पर बिंदुसार करेक्ट होगा। मौर्यों के दरबार में एक और राजदूत आया था, मेगस्थनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था और इसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो ये चीज भी आप क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान महावीर जो कि जैनिज्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, उन्हें मोक्ष मतलब मुक्ति की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। यह स्थान बिहार के नालंदा जिले में है और जल मंदिर के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। यहीं पर ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो पावापुरी करेक्ट होगा। वासुदेव प्रथम, जिसने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए, किस वंश से संबंधित था? वासुदेव प्रथम कुषाण वंश का शासक था। उसने गोल्ड कॉइन्स जैसे कि दिनार, क्वार्टर दिनार, कॉपर कॉइन्स ये सभी जारी किए थे। इससे पहले वीमा कद्विसेस ने भारत में पहली बार बड़े स्तर पर सोने के सिक्के चलन में लाए थे। तो वासुदेव प्रथम किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से। अगला है महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस वंश ने कराया था? पंचरथ मतलब 5 रथ कहाँ पर स्थित है? ये महाबलीपुरम ममल्लपुरम में स्थित हैं। इनका निर्माण
पल्लव वंश के समय हुआ था, खास तौर पर नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल कब से कब तक चला था? 630 ईस्वी से 668 ईस्वी में। ये सभी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, एक ही पत्थर से बनी विशाल मूर्तियां हैं और ये द्रविड़ आर्किटेक्चर के प्राचीन एग्जाम्पल हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हैं। तो किस समय काल में किस वंश ने इन 5 रथों का निर्माण कराया था? पल्लव वंश के समय। तो यहाँ पर बी आंसर। महाकाव्य काल में प्रागज्योतिष किस भारतीय राज्य का प्राचीन नाम था? तो प्राचीन काल में खास करके महाभारत और पुराणों में आज के असम क्षेत्र को प्रागज्योतिष कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रागज्योतिष। इसकी राजधानी थी प्रागज्योतिषपुर, जिसे आज का गुवाहाटी कहा जाता है। प्राचीन काल में अगर हम और भी देखिए अलग अलग जगह का नाम डिस्कस करें तो दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ, पटना का नाम पाटलिपुत्र, उज्जैन का नाम था अवंतिका, मतलब उज्जैनी। तो ये चीज भी आप क्लियर रखिएगा। प्रागज्योतिष किस भारतीय राज्य का प्राचीन नाम था? असम का। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किसानों से वसूले जाने वाले हल कर को क्या कहा जाता था? तो गुप्त पीरियड में किसानों से लिया जाने वाला जो हल कर था, टैक्स था, उसे हलीव कर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हलीव कर। ये एक प्रकार का प्लाऊ टैक्स था, हल पर आधारित कर जो जमीन जोतने वाले किसानों से लिया जाता था। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा। अगला आता है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रारंभिक जैन साहित्य को आगमस मतलब जैन ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। खास करके इनमें सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाली बोली थी अर्धमागधी। यह भाषा आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, इसीलिए उपदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया गया। तो अर्धमागधी सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रारंभिक जैन साहित्य इस भाषा में लिखा गया था। बौद्ध धर्म में भिक्षुनी के रूप में दीक्षित होने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी और पालन पोषण करने वाली माँ थी। वह पहली महिला थी जिन्हें बौद्ध धर्म में भिक्षुनी मतलब बौद्ध साध्वी के रूप में दीक्षा मिली थी। पहले बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में शामिल करने से मना किया था, लेकिन आनंद बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे उनके आग्रह पर उन्होंने अनुमति दी। इसके लिए 8 विशेष नियम तय किए गए, जिन्हें गुरु धम्म मतलब कठोर नियम कहा जाता है। इसके बाद महाप्रजापति गौतमी के साथ कई अन्य महिलाओं को भी दीक्षा दी गई और भिक्षुनी संघ महिला संघ की स्थापना हुई थी। तो महाप्रजापति गौतमी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, वल्लभी प्राचीन भारत का एक शहर 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक किस राजवंश की राजधानी थी? तो वल्लभी पश्चिम भारत का एक प्रसिद्ध नगर था जो वर्तमान सौराष्ट्र जो गुजरात क्षेत्र है उसमें स्थित था। यह मैत्रक वंश की राजधानी थी, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ पर शासन स्थापित किया। यह नगर लर्निंग मतलब शिक्षा, ट्रेड, बुद्धिज्म इनका प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर हैंगसान और ई चिंग जैसे चीनी यात्रियों ने यात्रा की थी। तो यहाँ पर मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। बी आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, उससे पहले आगे की थोड़ी प्लानिंग आपको बता देता हूँ। एग्जाम से पहले एसएससी सीजीएल के पेपर से पहले 25 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लेकर आने वाला हूँ। 25 इंपॉर्टेंट बिल्कुल एग्जाम लेवल के एग्जाम पैटर्न के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ था, एनटीपीसी में भी हमने 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लास्ट में सॉल्व करे थे एग्जाम से पहले, और काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिले। बहुत सारे बच्चों से बात हुई है मेरी, थोड़ा सा मैं एनालिसिस भी लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन नहीं बने। तो देखिए मॉक टेस्ट जो होता है वो आपकी अंतिम परीक्षा होती है। बेसिकली यहाँ पर आके आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि मैं जैसे एनटीपीसी के अंदर 40 क्वेश्चन थे, तो 40 में से आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो, है ना। ऐसे आने वाले टाइम में जब एसएससी के हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, मॉक टेस्ट लेके आएंगे, तो 25 क्वेश्चंस होंगे। 25 में से आप कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हो। तो अगर आप मॉक टेस्ट के अंदर कंसिस्टेंट होकर 18 से 20 क्वेश्चन बना लेते हो तो एग्जाम में भी 18 से 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मॉक टेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस लाऊं बिल्कुल एग्जाम लेवल के कि जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिले। और एनटीपीसी में यही हुआ कि हमने जो मॉक टेस्ट कवर करे थे उससे काफ़ी क्वेश्चंस हमको देखने को मिले एग्जाम में। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, उनके पेपर में लगभग मॉक टेस्ट से ही 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल गए। सोचो 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ मॉक टेस्ट में से ही मिल गए, जो हमने मास्टर वीडियो सीरीज कवर करी थी। इसके अलावा 10,000 मैंने आपको एनटीपीसी के वन लाइनर भी दिए थे, उनमें से तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन हमको देखने को मिला अभी एनटीपीसी के पेपर में कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यही क्वेश्चन मैंने आपको 10वां जो मॉक टेस्ट था एनटीपीसी का, उसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था। बिल्कुल आप देखोगे एज इट इज़ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू हुई है। ये मैंने आपको जो पहला मॉक टेस्ट था उसमें 39 क्वेश्चन है। ये जिन भी स्टूडेंट ने सॉल्व करा होगा सीरियसली उनसे इजीली बन गया होगा। इसके अलावा देखिए
किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था को समाप्त किया है? ये क्वेश्चन पूछा था अभी एनटीपीसी पेपर में। तो ये मैंने टेस्ट नंबर 18 जो था हमारा मॉक टेस्ट नंबर, उसमें 8वें नंबर का क्वेश्चन था ये। इसके अलावा मुंडारी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य के आदिवासी समुदाय से है? ये मॉक टेस्ट 14 का दूसरा क्वेश्चन था। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के पेपर में अभी, हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2024 में भारत की रैंक क्या है? ये मैंने आपको मॉक टेस्ट 6 में 12 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। तो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण किसके बीच आयोजित किया गया? ये मॉक टेस्ट 16 का 26वां क्वेश्चन था हमारा। ये भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा संथाल जनजाति निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये टेस्ट नंबर 1 का 25वां क्वेश्चन था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये हमारे मॉक टेस्ट 15 का तीसरा क्वेश्चन था। किसी दस्तावेज में इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? ये हमने मॉक टेस्ट नंबर 3 का 38वां क्वेश्चन सॉल्व किया था। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये हमारे मॉक टेस्ट 15 का दूसरा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता है? ये हमारे मॉक टेस्ट 14 में से 24वें नंबर का क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी मॉक टेस्ट में से आपसे पूछ लिए गए, जो मैंने आपको 20 एनटीपीसी के मॉक टेस्ट कराए थे। और जो मैंने आपको 10,000 वन लाइनर दिए थे उनसे तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने, जो मैंने आपको 10,000 वन लाइनर दिए थे एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज हमने जो कवर करी थी, एंड जो मास्टर वीडियो सीरीज थी हमारी, हर एक सब्जेक्ट वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे थे। जिन भी बच्चों ने वो अच्छे से करा होगा एनटीपीसी में, वो जीएस को बिल्कुल फोड़ कर आया है। 100% उसका यहाँ पर प्री वाला पेपर निकलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए आपको बार बार समझाता हूँ, जितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सीरियसली उसको अच्छे से कर लो। जीएस का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, बच्चों ने कहा कि सर आपके मॉक टेस्ट से क्वेश्चन नहीं फंसे, सर आपके मास्टर वीडियो सीरीज से क्वेश्चन नहीं आए, 10,000 वन लाइनर में से क्वेश्चन नहीं आए। तो ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखे जो क्वेश्चंस पूछे। अगर आपने सीरियसली अगर कंटेंट को नहीं पढ़ा है तो फिर तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब आपको यही लगेगा कि क्वेश्चन नहीं आया है। तो जिन भी बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है उन्होंने मुझे फ़ोन करके स्पेशली बताया कि सर आपकी वजह से 15-15, 20-20 नंबर हमारे ऐसे ही बढ़ गए, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करके आ गए। तो आने वाले टाइम में जो हमको एसएससी सीजीएल का पेपर देखने को मिलने वाला है फ्रेंड्स, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जितना कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ एग्जाम से पहले, सीरियसली आपने अगर उसको पढ़ लिया तो एसएससी के अंदर 18 क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करके आओगे। तो बस रेडी हो जाना, अच्छे से कंटेंट को पढ़ते चलो। मास्टर वीडियो सीरीज हमारी कंप्लीट होगी, देन फिर हम हमारी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे एग्जाम से पहले। तो बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। एंड 10,000 वन लाइनर भी ले लेना आप सीजीएल के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दे रखे हैं। तो एक बहुत ज़रूरी आपसे डिस्कशन था ये वाला। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किस राजा से हुआ था? किस राजा से हुआ था? ग्रहवर्मन के साथ में। हर्षवर्धन की बहन थी राज्यश्री, उनका विवाह मोकरी डायनेस्टी के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। ग्रहवर्मन की राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धना की बात करें तो खुद पुष्यभूति डायनेस्टी से थे। हर्ष की बात करें तो इनकी जीवनी हर्षचरित को बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखा था। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनसे रिलेटेड, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, मज़ा आएगा। देखिए इस टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है कि देवगुप्त जो होता है ये क्या करता है, ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है और राज्यश्री को बंदी बना लेता है, जो कि हर्षवर्धन की बहन होती हैं। अब हर्षवर्धन के जो भाई होते हैं राज्यवर्धन, वो उन्हें छुड़ाने के लिए सेना भेजते हैं, लेकिन शशांक जो कि बंगाल का राजा था, उसने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। इसके बाद मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन ने गद्दी संभाली थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किस राजा से हुआ था? ग्रहवर्मन से हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैन धर्म में केवल ज्ञान शब्द का उपयोग परफेक्ट नॉलेज के लिए किया जाता है। पूर्ण ज्ञान के लिए किया जाता है केवल ज्ञान का। इसका मतलब होता है कि आत्मा का ऐसा ज्ञान जो संपूर्ण और त्रिकालदर्शी होता है। तो पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कैवल्य। सी आंसर। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप की परिक्रमा के लिए बनाए गए मार्ग को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध स्तूपों में परिक्रमा के लिए बनाए गए मार्ग को मेधी कहा जाता था। क्या कहते थे? मेधी। यह एक ऊंचा गोल या फिर बोल सकते हैं कि चौकोर प्लेटफॉर्म होता था जिसके चारों ओर श्रद्धालु परिक्रमा करते थे। देखिए स्तूप से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप दिमाग में रखिएगा। मुख्य गुंबद जो बुद्ध या फिर ब्रह्मांड का प्रतीक होता है उसे अंडा कहा जाता है। ऊपर की तरफ बना चौकोर घेरा जो देवताओं का स्थान दर्शाता है उसे हर्मिका कहते हैं। स्तूप को घेरने वाली पत्थर की बाड़ क्या कहलाती है? वेदिका। प्रवेश द्वार जिस पर कथा चित्र बने होते हैं उसे तोरण कहते हैं। तो ये भी
दिमाग में रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बौद्ध वास्तुकला में स्तूप की परिक्रमा के लिए बनाए गए मार्ग को क्या कहा जाता था? मेदी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आता है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपको पता भी होगा इसका आंसर। कौन है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक? कल्हण है। कल्हण एक कश्मीरी ब्राह्मण इतिहासकार थे। यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसमें प्राचीन काल से लेकर उनके समय तक के कश्मीर के राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक भी माना जाता है क्योंकि इसमें तिथियों और राजवंशों का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हण। नेक्स्ट है, आजीविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, मखली गोसाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। एंड दूसरा है, आजीविकों का नियतिवाद मतलब फेटलिज्म में विश्वास था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये पूरी तरीके से सही है। आजीविक एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक संप्रदाय था जो जैनिज्म मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समकालीन था। इसके प्रमुख गुरु थे मखली गोसाल, जो कभी महावीर के साथ भी थे। इस संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत था फैटलिज्म, यानी सब कुछ पूर्व निर्धारित है। वे मानते थे कि इंसान का भाग्य पहले से तय है और कोई भी प्रयत्न उसे बदल नहीं सकता। तो ए एंड बी दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो गांधार कला एक अनोखा मिश्रण था बौद्ध विषयों और ग्रीको रोमन कला तकनीकों का। इसे कहते हैं ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट। तो गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? ग्रीस से। अगला है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा ने बनवाया था? तो कैलाश मंदिर जो एलोरा गुफाओं में स्थित है, इसे कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में बनाया था। राष्ट्रकूट राजा है कृष्ण प्रथम, इन्होंने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। ये एक ही चट्टान से तराशा गया मंदिर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो कृष्ण प्रथम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रवि कीर्ति किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति एक प्रसिद्ध कवि थे जो चालुक्य राजवंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। इन्होंने ऐहोले शिलालेख लिखा था जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय का वर्णन है। तो रवि कीर्ति किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? चालुक्य। नेक्स्ट आता है, संगम काव्य गोष्ठियां किस शहर में हुई? तो संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है। इसके 3 चरण हुए जिन्हें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड संगम कहा गया। ये मदुरै में आयोजित हुए थे। कहाँ पर? मदुरै में। यहाँ पर सी आंसर सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला आता है, किस पल्लव राजा ने वातापी जीता था? किसने जीता था? पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने। उन्होंने चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी मतलब बादामी को जीत लिया। इसके बाद ही उन्होंने उपाधि ली थी वातापी कोंडा की, वातापी को जीतने वाला। तो नरसिंहवर्मन प्रथम करेक्ट होगा। कौन सा जैन ग्रंथ पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं बताता है? कौन सा जैन ग्रंथ बताता है? कल्पसूत्र एक पवित्र ग्रंथ है जो कि जैन सेक्ट श्वेतांबर द्वारा पढ़ा जाता है। इस ग्रंथ में ही जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। तो कल्पसूत्र करेक्ट होगा। विंध्य शक्ति किस राजवंश के संस्थापक थे? तो विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की थी। इनका शासन 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक रहा था। इनका साम्राज्य मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फैला था। तो विंध्य शक्ति किस राजवंश के संस्थापक थे? वाकाटक के। अगला आता है, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किसने कराया था? किसने कराया था फ्रेंड्स? दंतीदुर्ग ने। दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना की थी। उन्होंने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया था। ये प्रतीक है एक नए क्षत्रिय जन्म का, जिससे उन्होंने सत्ता का दावा किया। तो दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कराया था। अगला आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की लिपि पाई जाती हैं? तो इंडस स्क्रिप्ट की बात हो रही है, सिंधु लिपि की, जो कि आज भी अविज्ञात है, लेकिन इसमें लिखने का तरीका था बोस्ट्रोफेडान। इसका मतलब होता है एक लाइन राइट टू लेफ्ट और अगली लाइन लेफ्ट टू राइट। ये शैली बहुत ही अनोखी मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की लिपि पाई जाती है? बोस्ट्रोफेडान। सी आंसर। नेक्स्ट है, रानी रुद्रमा देवी किस वंश की एक प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो क्वीन रुद्रमा देवी दक्षिण भारत साउथ इंडिया की गिनी चुनी महिला शासकों में से एक थी। वो 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश की एक शासक बनी। उनका शासन क्षेत्र वर्तमान तेलंगाना जो है और आंध्र प्रदेश उसमें फैला हुआ था। उन्होंने लगभग 1262 से 1289 ईस्वी तक शासन किया था। रुद्रमा देवी ने कई विद्रोहों को दबाया और शत्रु राज्यों के आक्रमणों को भी सफलतापूर्वक रोका। विदेशी यात्री है मार्को पोलो, उन्होंने उनकी प्रशंसा की थी। तो काकतीय राजवंश यहाँ पर बी आंसर।
ऐसे ही क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। और बहुत सी बार तो एग्जाम में ऐसा भी होता है, देखिए एसएससी के सीजीएल में अगर आप थोड़ा एनालिसिस करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसके इर्द गिर्द थोड़ा बहुत घुमा के वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं 3-4 सालों के तो काफ़ी क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना लोगे। अब बात आती है कि इतने कम समय में हम पीवाईक्यू कैसे कवर करें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पीवाईक्यू हैं उन पर वन लाइनर एक पैकेज बना दिया है। 10,000 वन लाइनर मैंने आपको दिए हैं जो कि पीवाईक्यू पर बेस्ड हैं। आप इन वन लाइनर को पढ़ लेना, बहुत हद तक तो क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। बहुत बेस्ट मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है पीवाईक्यू का। 10,000 वन लाइनर मात्र 29 रुपये की पीडीएफ है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसका प्रिंट ले लो, कुछ 30-40 रुपये में प्रिंट निकल जाएगा। और फटाफट इसको रोज अगर आप 1,000 वन लाइनर भी पढ़ोगे तो 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो 2-3 बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से विद एक्सप्लेनेशन के साथ में पीवाईक्यू दिया हुआ है, वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है। तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए इस पोर्शन को कवर करना। बहुत हद तक लगभग आपको 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे इसमें से। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, इसको छोड़ना मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, किस चोल राजा ने तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? राजराज चोल प्रथम ने। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इसका निर्माण राजराज चोल प्रथम ने 1003 ईस्वी के आसपास शुरू कराया था और 1010 ईस्वी तक इसे पूरा किया। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली जो है उसका एक अद्भुत एग्जाम्पल है और ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल में से एक है। यहाँ पर राजराज चोल प्रथम। अगला है, रामपुरवा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर किस जानवर की मूर्ति अंकित है? तो रामपुरवा अशोक स्तंभ के शीर्ष पर जो पशु मूर्ति है वो एक बुल की है, वृषभ की है। ये एक जेबू बुल मतलब देसी नस्ल का बैल है। उसकी बहुत ही वास्तविक आकृति है जो कि मौर्य कला की नक्काशी की उच्च गुणवत्ता को दर्शाती हैं। तो बुल, वृषभ, सी आंसर करेक्ट होगा। अगला आता है, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन थे? पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन थे? वराहमिहिर एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे और साथ ही साथ मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ भी थे। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें 5 प्रमुख एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। तो वराहमिहिर, सी आंसर। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को उपनयन संस्कार अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी? उपनयन संस्कार एक पवित्र दीक्षा संस्कार था जो कि ट्वाइस बोर्न कहे जाने वाले 3 वर्णों को दिया जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इस संस्कार में लड़कों को यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ पहनाया जाता था जो शिक्षा और वेदाध्ययन की शुरुआत का प्रतीक था। लेकिन शूद्र को यह संस्कार करने की अनुमति नहीं थी जिससे वो वेद अध्ययन या फिर ब्राह्मणिक शिक्षा प्रणाली से वंचित रहते थे। यह वर्ण व्यवस्था में सामाजिक भेदभाव का एक प्रमुख एग्जाम्पल था। तो उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को उपनयन संस्कार अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी? शूद्र को। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ या चनहुदड़ो? तो रोपड़ हरियाणा में स्थित एक प्रमुख इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल है जो कि सतलज रिवर के किनारे स्थित है, न कि मुख्य इंडस रिवर पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? रोपड़। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंध पाकिस्तान में इंडस के दाहिनी किनारे पर स्थित है। हड़प्पा की बात करें तो रावी नदी इंडस की सहायक नदी है उसके किनारे स्थित है। चनहुदड़ो की बात करें तो इंडस के बाएं किनारे पर स्थित है। पर रोपड़ जो है ध्यान रखिएगा सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर सी आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज किसे माना जाता है? तो भिराना हरियाणा में स्थित एक जगह है। इसे अब तक की सबसे पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज माना जाता है। यह स्थल लगभग 7570 से 6200 ईसा पूर्व पुराना है। तो यहाँ पर भिराना। महाबलीपुरम का शोर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए शोर टेम्पल जो है ये महाबलीपुरम में स्थित एक रॉक कट टेम्पल है, चट्टानों को काटकर बना मंदिर। इसे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 700 से 728 ईस्वी के बीच में बनाया था। ये मंदिर स्ट्रक्चरल स्टोन आर्किटेक्चर के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। तो पल्लव यहाँ पर करेक्ट होगा। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंडर पर चर्चा की गई है जिसका अर्थ है, मूवेंडर का अर्थ होता है 3 प्रमुख राजवंश। यह शब्द संगम साहित्य में 3 शक्तिशाली राजवंश को संदर्भित करता है, चेर, चोल और पांड्य। इन्हें सामूहिक रूप से 3 डायनेस्टी 3 राजवंश कहा गया है जिन्होंने प्राचीन तमिल क्षेत्र पर शासन किया था। तो 3 राजवंश, 3 डायनेस्टीज, सी आंसर।
चोल राजवंश के शाही प्रतीक में कौन सा विकल्प दर्शाया गया था? तो चोल राजवंश का रॉयल जो एम्बलम था, शाही प्रतीक, वो था टाइगर, बाघ। यह शक्ति, साहस और वीरता का प्रतीक था। इसे उनके सिक्कों, झंडों और शाही मोहरों पर दिखाया जाता था। पांड्य का ध्यान रखिएगा, फिश था, और चेर का था बो और एरो, मतलब धनुष और तीर। यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट आता है, भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए गए थे? तो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के अंडों की खोल के अवशेष पैलियोलिथिक पीरियड पुरापाषाण काल के पुरातात्विक स्थलों से मिले हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और राजस्थान में। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन मानव समुदाय में इन विशाल पक्षियों को उस काल में देखा या फिर उनके अंडों का उपयोग किया गया। तो पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर हमको सूची 1 में राजाओं का नाम दे रखा है और सूची 2 में महाजनपद का नाम दिया हुआ है। तो प्रद्योत की बात करते हैं तो अवंती के राजा थे ये। उदयन जो थे ये वत्स के राजा थे, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। प्रसेनजित की बात करते हैं तो ये कौशल के एक शक्तिशाली राजा थे और श्रावस्ती उनकी राजधानी थी। अजातशत्रु की बात करें तो मगध के हर्यक वंश के महत्वपूर्ण शासक रहे, तो ये मगध से संबंधित हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 3, 2, 4 और 1, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उसी तरीके से है, शासक दे रखे हैं और हमको वंश दे रखी है, डायनेस्टी दे रखी है, मैच करना है। तो बिंबसार जो रहे ये हर्यक वंश के एक महत्वपूर्ण राजा थे जिन्होंने मगध पर शासन किया। तो बिंबसार, हर्यक वंश। कालाशोक की बात करते हैं तो शिशुनाग वंश के शासक थे जिन्होंने हर्यक वंश के बाद मगध पर शासन किया था। तो कालाशोक, शिशुनाग वंश। महापद्मानंद की बात करते हैं तो नंद वंश के संस्थापक थे जिन्होंने शिशुनाग वंश के बाद मगध पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। और बिंदुसार ये मौर्य वंश के दूसरे सम्राट थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इन्हें अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। उनके पुत्र कौन थे? अशोक थे, जो कि बाद में भारत के सबसे प्रसिद्ध सम्राट बने थे। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सामने सामने मैच हो रहा है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 मतलब ए आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है? तो संगम युग की व्याकरण रचनाओं में तोलकाप्यम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तोलकाप्यम न केवल एक व्याकरण ग्रंथ है बल्कि उस समय के तमिल समाज, भाषा और साहित्य पर भी विस्तृत जानकारी देता है। इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तोलकापियार। यहाँ पर सी आंसर सही होगा। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरैयूर की बात करते हैं तो कपास के व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। उरैयूर चोल एम्पायर जो था उसकी प्रारंभिक राजधानी भी थी। तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस प्राचीन चेर राजवंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। यह बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था और रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से मसाले, मोती, हाथी के दांत और बहुत ही कीमती सामान रोम को निर्यात किए जाते थे। मुजरिस की समृद्धि का उल्लेख प्राचीन रोमन लेखों जैसे कि प्लिनी, टामेली, इन लेखों में मिलता है। यहाँ पर चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। मणि मैकलई के लेखक कौन हैं? तो मणि मैकलई के लेखक कौन माने जाते हैं? सतनार। मणि मैकलई संगम काल के 5 महान काव्यों में से एक हैं। ये महाकाव्य कोवलन और माधवी की बेटी मणि मैकलई की कहानी बताता है, जो कि आगे चलकर एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती हैं। इसे सिलपट्टिकारम का सिक्वल भी माना जाता है, जिसके मुख्य पात्र कोवलन और माधवी थे। तो मणि मैकलई के लेखक कौन है? सतनार। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। यह परिषद लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, वहां पर आयोजित की गई थी। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म में उत्पन्न हो रहे मतभेदों को दूर करना और त्रिपिटक के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित करना था। तो यहाँ पर अशोक। ध्यान रखिएगा, पहली बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? राजगृह राजगीर में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल, उसका आयोजन किया गया था वैशाली में, कालाशोक शिशुनाग वंश के जो शासक थे उनके समय में। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, अशोक मौर्य वंश के जो शासक थे उनके समय काल में, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड चौथी बौद्ध संगीति जो थी वो कश्मीर के कुंडलवन विहार में आयोजित की गई थी, कनिष्ठ कुषाण वंश के जो शासक थे उनके समय काल में। एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध में उनकी विजय का उल्लेख किया गया है। कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था
और यह अशोक के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने और धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है यहाँ पर 13वें ए आंसर बिल्कुल सही होगा। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पर आधारित है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता स्थापित करने में उनके मंत्री चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया गया है। नाटक में नंद वंश के अंतिम शासक को पराजित करने और मौर्य साम्राज्य की नींव रखने की घटनाओं का रोचक वर्णन है। तो यहाँ पर डी आंसर चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही होगा। अश्वघोष किस राजा के दरबार में कवि थे? अश्वघोष कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्ठ के दरबार में कवि थे। अश्वघोष ने बुद्धचरित नामक एक प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा था, जो बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? कनिष्ठ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने शक शासक नहपान को हराया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया? किसने किया था यह काम? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। नहपान शक वंश का महत्वपूर्ण राजा था, जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया था। यह विजय सातवाक वंश की पुनः स्थापना का प्रतीक मानी जाती है। इस युद्ध और विजय का विवरण हमें नासिक के शिलालेखों में देखने को मिलता है, जो उनकी मां गौतमी बलश्री ने खुद लिखवाया था। इस शिलालेख में गौतमी पुत्र को कहा गया है शकों और यवनों का नाश करने वाला। तो यहाँ पर बी आंसर गौतमी पुत्र सातकर्णी। रप्तक अभिलेख किस कुषाण शासक की वंशावली की जानकारी प्रदान करता है? तो रप्तक अभिलेख कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्ठ प्रथम की वंशावली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यह अभिलेख अफगानिस्तान के रप्तक नामक स्थान पर पाया गया था और यह बैक्ट्रियन भाषा में लिखा गया है, जिसे ग्रीक लिपि में दर्शाया गया। तो रप्तक अभिलेख किस कुषाण शासक की वंशावली की जानकारी प्रदान करता है? कनिष्ठ प्रथम। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? हाथी गुफा अभिलेख जो है इंक्रिप्शन, ये कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन करता है। यह अभिलेख ओडिशा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी गुफाओं में स्थित हैं, जो कि ब्रह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो हाथी गुफा अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? चेदी वंश के शासक खारवेल की उपलब्धियों का। ए आंसर। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था? किस यात्री ने किया था? फाहियान ने। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे, जिन्होंने गुप्त काल के दौरान भारत का भ्रमण किया था। वे मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथों और अवशेषों की खोज में भारत आए थे। उन्होंने लगभग 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक यहाँ पर कई वर्षों तक निवास किया। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में गुप्त साम्राज्य के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया है, जो उस काल के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ह्वेंगसान और फाहियान में। तो ह्वेंगसान जो है, इन्होंने 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का दौरा किया था, जो गुप्त काल के बाद का समय था। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, तो गुप्त काल के दौरान फाहियान चीनी यात्री भारत आए थे। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त। हालांकि गुप्त वंश की शुरुआत श्रीगुप्त ने करी थी, लेकिन उन्हें एक स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित करने का श्रेय उनके जो उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त प्रथम, उनको जाता है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक बने थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी स्थिति मजबूत की थी और एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी। इसी कड़ी में समुद्रगुप्त एक महान योद्धा और विस्तारवादी शासक थे, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बट वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। सी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातपीकोंडा की उपाधि प्राप्त की थी? किस पल्लव राजा ने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नरसिंहवर्मन प्रथम वो पल्लव राजा थे जिन्होंने चालुक्य वंश के शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातपीकोंडा की उपाधि धारण की थी। वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। कोंडा का अर्थ होता है विजेता, इसीलिए वातपीकोंडा का अर्थ हुआ वातापी का विजेता। नरसिंहवर्मन प्रथम ने लगभग 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया। यह दक्षिण भारत इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना में से एक है। तो नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगम ग्रंथों के अनुसार उजावर शब्द का क्या अर्थ है? तो उजावर शब्द संगम लिटरेचर में उन ऑर्डिनरी फार्मर्स के लिए प्रयोग होता था जो स्वयं हल चलाकर खेतों की खेती करते थे। ये वेल्लार जैसे बड़े जमींदारों से अलग होते थे। प्राचीन तमिलकम की अर्थव्यवस्था में इनका विशेष योगदान था। तो साधारण हल चलाने वाले। सी आंसर। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र का नायक कौन था? तो कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्र के नायक कौन थे? अग्निमित्र थे। यह नाटक शुंग वंश के राजा अग्निमित्र और उनकी पत्नी की दासी मालविका की प्रेम कहानी पर आधारित है।
अग्निमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। तो कौन थे नायक? अग्निमित्र। एक कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव, बुद्ध और अहुरा माजदा जैसे देवताओं का चित्रण है। वह शासक कौन था? तो वह शासक कौन था? हुविष्क। हुविष्क कुषाण वंश के एक ऐसे शासक थे जिनके सिक्कों पर अलग अलग धर्मों के देवताओं का चित्रण मिलता है, जिनमें शिव, बुद्ध, अहुरा माजदा ये प्रमुख हैं। उनके सिक्कों पर भारतीय, ईरानी और ग्रीक देवी देवताओं की छवियों का मिलना उनके साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। यहाँ पर हुविष्क डी आंसर। नेक्स्ट है, आरिकामेडू में प्राप्त पुरातात्विक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि कौन सा वस्त्र रोम को निर्यात किया जाता था। कौन सा वस्त्र रोम को निर्यात किया जाता था? मलमल। आरिकामेडू में पुरातात्विक उत्खनन से पता चलता है कि यहाँ से मलमल नामक महीन कपड़ा रोम को निर्यात किया जाता था। आरिकामेडू प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहाँ से रोम के साथ व्यापार होता था। यहाँ रोम सिक्के, शराब के अम्फोरा और अन्य रोमन वस्तुएं भी मिली हैं, जो दोनों सभ्यताओं के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों को दर्शाती हैं। तो बी आंसर मलमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था किस राजवंश के संस्थापक थे? पुष्यभूति वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। कौन से? वर्धन, जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था। थानेश्वर वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित हैं। वर्धन वंश की बात करें तो 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान उत्तरी भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा था। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन थे, जिन्होंने एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया और कला, साहित्य और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। तो वर्धन ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? तो हर्षवर्धन द्वारा देखिए रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये तीनों प्रसिद्ध संस्कृत नाट्य हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए। तो विक्रमोर्वशीयम हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया। विक्रमोर्वशीयम जो है ये प्रसिद्ध कवि कालिदास की रचना है, जो गुप्त काल के दौरान हुए थे। ये जो नाटक है राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी पर आधारित है। तो विक्रमोर्वशीयम ए आंसर। ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अद्वैत वेदांत की प्रमुख व्याख्या है, किसने लिखा है? किसने लिखा है? आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के एक महान भारतीय दार्शनिक और धर्मगुरु थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को सुव्यवस्थित किया, जिसके अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, अलग नहीं है। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन के 3 प्रमुख ग्रंथों में से एक हैं। बाकी 2 जो है वो उपनिषद और भगवद गीता है। शंकराचार्य का भाष्य इस ग्रंथ पर सबसे प्रभावशाली माना जाता है। तो आदि शंकराचार्य करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अद्वैत वेदांत की प्रमुख व्याख्या है, आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया है। बौद्ध दर्शन में शून्यता का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो बौद्ध दर्शन में शून्यता का सिद्धांत जो है वो नागार्जुन द्वारा विकसित किया गया था। नागार्जुन 2री शताब्दी ईस्वी के एक महान बौद्ध दार्शनिक थे। वे माध्यमिक दर्शन के संस्थापक भी माने जाते हैं। शून्यता उनके दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। तो बौद्ध दर्शन में शून्यता का सिद्धांत किसने विकसित किया? नागार्जुन ने। अगला क्वेश्चन आता है, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में किया गया था? तो लायन कैपिटल जो सारनाथ में पाया गया था, जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था। तो लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है? होमिनिड फॉसिल की खोज हुई है। तो सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना होमिनिड जीवाश्म मध्य प्रदेश के हथनोरा नामक स्थान से मिला था। ये जो जीवाश्म था, ये फॉसिल एक मानव की खोपड़ी थी, ह्यूमन स्कल। इसे होमो इरेक्टस प्रजाति का माना जाता है। इसकी खोज 1982 में अरुण सोकनिया नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने की थी। ये खोज भारत में मानव विकास के इतिहास को समझाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहाँ से सबसे पहले होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? हथनोरा से। डी आंसर। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार हैंड एक्स मिला था। कहाँ से मिला था? पल्लवरम से। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में भारत के पहले पुरापाषाणकालीन पैलियोलिथिक पत्थर का औजार जो है एक हस्तकुठार हैंड एक्स तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया। कहाँ से? पल्लवरम से। ये खोज भारतीय प्रगतिहास इंडियन प्री हिस्ट्री के अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। ब्रूसफुट को अक्सर फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है, भारतीय प्रगतिहास का जनक। पल्लवरम कहाँ पर स्थित है? चेन्नई के पास स्थित है। सी आंसर। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं।
कहाँ से प्राप्त हुई है ये? महदहा से। डी आंसर। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड की ऐसी मानव समाधियां जहां पर आभूषण भी मिले हैं उत्तर प्रदेश के मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं। यहाँ की कब्रों में कुछ मानव कंकालों के साथ सीपियों और हड्डियों से बने आभूषण भी प्राप्त किए गए। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग मृत्यु के बाद भी कुछ वस्तुओं को महत्व देते थे और शायद उन्हें मृतक के साथ रखते थे। यहाँ पर अदर साइड की बात करें, अदर ऑप्शन देखें तो भीमबेटका से हमको शैल चित्रों के प्रमाण मिले। बागोर से अगर बात करें तो ये एक मध्य पाषाणिक स्थल है जहाँ से पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के शुरुआती साक्ष्य मिलते हैं। सराय नाहर राय से बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक मध्य पाषाणिक स्थल है, यहाँ से मानव समाधियां मिली हैं, लेकिन यहाँ से आभूषण जो थे उनके प्रमाण साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, प्री हिस्टोरिक साइट नहीं है? तो ऑप्शन देखेंगे तो कौशाम्बी हमको दिख रहा है। कौशाम्बी एक ऐतिहासिक नगर है, हिस्टोरिकल सिटी है, जो प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था, अर्बन सेंटर था ये बेसिकली। इसका संबंध बुद्ध के समय और उसके बाद के काल से है। यहाँ से मौर्य और शुंग काल के अवशेष मिले हैं। ये प्री हिस्टोरिक स्थल नहीं है। बाकी नेवासा, बुर्जहोम और ब्रह्मगिरी की बात करें तो प्रागैतिहासिक स्थल हैं, प्री हिस्टोरिक साइट हैं। ए आंसर। भूकंप के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगा से भूकंप के सबसे पुराने पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2600 ईसा पूर्व में यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आया था, जिसके कारण इस स्थल पर बस्तियों को नुकसान पहुंचा और शायद इस सभ्यता के पतन के कारणों में से ये एक था। कालीबंगा जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। डी आंसर। अगला आता है, जैन मठवासी संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में मठवासी संस्थानों को एक विशेष रूप से दक्षिण भारत में बसादीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसादीस। कर्नाटक में बसादीस का प्रयोग अधिक होता है। गुजरात और राजस्थान में इन्हें देरासर कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से मिली एक बहुत ही फेमस मुहर है जिसे पशुपति मुद्रा कहते हैं। इस पर एक योगी जैसी आकृति बनी हुई है और उनके चारों तरफ कुछ जानवर है। इन जानवरों में टाइगर, एलिफेंट, हाथी, गेंडा, भैंसा, बफेलोज, इन सभी के चित्र हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर व्याघ्र मतलब वही टाइगर, हाथी, गेंडा और भैंसा। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो वर्ण सिस्टम के बारे में जो पुरुष सूक्त है वो मुख्य रूप से ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराने वेदों में से एक है और इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। इसी सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ऋग्वेद। अथर्ववेद जो है फ्रेंड्स, ये वेद मुख्य रूप से जादू टोना, तंत्र मंत्र और चिकित्सा से संबंधित हैं। सामवेद जो है ये वेद संगीत और गायन से जुड़ा हुआ है। इसमें ऋग्वेद के ही जो कई मंत्र हैं उनको गाने के तरीके से बताए गए हैं। एंड मनुस्मृति की बात करें तो ये एक ग्रंथ है जो सामाजिक नियमों और कानूनों के बारे में बताता है। यहाँ पर पुरुष सूक्त की बात हो रही है तो ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद जो है उसमें यम मतलब मृत्यु देवता और नचिकेता एक जिज्ञासु बालक के बीच आत्मा, मृत्यु और मोक्ष से जुड़ी बहुत ही गहरी और सुंदर बातचीत देखने को मिलती है। यम नचिकेता को अध्यात्म ज्ञान, आत्मा की अमरता और ब्रह्मा के बारे में समझाते हैं। यहाँ पर सी आंसर सही होगा, कठोपनिषद। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। किस अर्थ में हुआ है? सिक्का, कॉइन के अर्थ में। देखिए, ऋग्वेद काल में निष्क का अर्थ था सोने का आभूषण जो गले में पहनने के लिए होता था, लेकिन बाद के वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग सोने की मुद्रा कॉइन के रूप में होने लगा। यानी एक ही शब्द का अर्थ समय के साथ बदल गया, पहले आभूषण, बाद में मुद्रा मतलब सिक्का। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है, विशेष रूप से मंडल 3 सूक्त 62 मंत्र 10 में। ये सूर्य देवता को समर्पित हैं। सी आंसर। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। ये पंक्ति मुंडक उपनिषद से ली गई है और यही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, नेशनल मोटो भी है। अगला क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। तो ये है उपनिषदों का।
तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। यह आध्यात्मिक जागरण और आत्मज्ञान का प्रतीक वाक्य है। उपनिषदों का यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगज गोई जो है ये प्राचीन हित्ती साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ से मिले अभिलेख लगभग 14वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। इन अभिलेखों में हित्ती और मितान्नी राजाओं के बीच हुई एक संधि का वर्णन है और इस संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है। तो बोगजोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। बी आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में वैदिक नदियां दे रखी है और उनका आधुनिक नाम दे रखा है सूची 2 में। तो पहला देखिए कुबा। कुबा जो है इस नदी का आधुनिक नाम जो है अब काबुल है। ये नदी अफगानिस्तान में बहती है। तो ए का हो गया 2। परुष्णी। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? आज इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। तो बी का हो गया 3। सदानीरा। सदानीरा नदी का आधुनिक नाम है गंडक। ये उत्तर भारत में बहती है। तो सदानीरा गंडक ए से कनेक्ट हो गया यहाँ पर। शुतुद्री की बात करें तो इसका आधुनिक नाम क्या है? सतलज। ये भी पंजाब की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी बिल्कुल सही। 2, 3, 1 और 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार कौन सी ईस्वी में गुजरात तक कर दिया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश के एक बहुत ही पावरफुल राजा थे, उन्होंने लगभग 390 ईस्वी में गुजरात तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने वेस्टर्न स्टेप्स को हराया था जिनका गुजरात पर शासन था और इस तरीके से यह इलाका गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 390 ईस्वी में गुजरात तक अपना साम्राज्य है वो विस्तार कर लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अच्छा, यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ मैं आपको इससे रिलेटेड। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अन्य नाम था वो क्या था? विक्रमादित्य था। तीसरा महान गुप्त सम्राट था समुद्रगुप्त के बाद में। लगभग 380 से 415 तक इसका राज्यकाल चलता है। इनके पिता का नाम था समुद्रगुप्त। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र को, और बाद में दूसरी राजधानी थी उज्जैन। विक्रमादित्य की बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की तो इनकी मुख्य विजय क्या थी? शकों को हराया था इन्होंने। शक शासन का अंत किया था गुजरात व काठियावाड़ में। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री था फायान, वो आया था भारत। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का वर्णन किया है। तो ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? कौन था फ्रेंड्स? पाणिनि। संस्कृत भाषा के जो सबसे पहले व्याकरणकर्ता माने जाते हैं वो पाणिनि थे। उन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। यह किताब संस्कृत व्याकरण के नियमों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताती है। इसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन देखें, कल्हण की बात करें तो एक इतिहासकार थे। उन्होंने राजतरंगिणी नामक एक किताब लिखी थी जो कश्मीर का इतिहास बताती हैं। मैत्रेय की बात करें तो मैत्रेय एक दार्शनिक थे जिनका बौद्ध धर्म में महत्व है। कालिदास की बात करें तो कालिदास एक बहुत बड़े कवि और नाटककार थे जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम जैसी रचनाएं लिखी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। पाणिनि संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणकर्ता। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबसार की हत्या कर दी थी? कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि मगध के हर्यक वंश का राजा था, उसने सिंहासन पाने के लिए अपने पिता बिंबसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु की बात करें तो लिच्छवियों से युद्ध कर वज्जी संघ को इसने हराया था। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। युद्ध में रथमुसल और महाशिलाकंटक का उपयोग किया था इसने। इसके अलावा गौतम बुद्ध और महावीर जो थे दोनों इनके समकालीन थे। पहले ही बौद्ध संगीति जो हुई थी उसका आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर डी आंसर अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद मगध पर शुंग वंश ने शासन किया था। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर शुंग, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? देवभूति था। कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्रम इसी काल पर आधारित है। अगला लेते हैं क्वेश्चन, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? किस शासक ने करी थी? धर्मपाल ने। बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण फेमस विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। जो गोपाल थे वो पाल वंश के पहले राजा थे और उन्होंने इस वंश की स्थापना की थी।
प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख जो है इंस्क्रिप्शन, उसका संबंध शक वंश के राजा रुद्रदामन से है। यह शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ में मिला है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर रुद्रदामन। सी आंसर। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था, तो कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य विजय और दिग्विजय नीति के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने उन्हें यह उपाधि दी थी। यहाँ पर ए आंसर समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से ये एक थे। कालिदास ने इसी काल में अपनी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम लिखी हैं। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। कौशल एक महाजनपद था जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में काफी समय भी बिताया था और यहाँ कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। तो कौशल, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कपिलवस्तु ये एक शाक्य गणराज्य की राजधानी थी जहाँ भगवान बुद्ध का बचपन बीता था। कौशाम्बी की बात करें तो ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। काशी ये एक प्राचीन महाजनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। तो ए आंसर करेक्ट है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के महत्वपूर्ण राज्य थे, जिनका जिक्र जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में भी आता है। तो अंगुत्तर निकाय, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित हैं। मगध जो था इसमें सबसे शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से उभरता हुआ राज्य था। वज्जी संघ जो था ये पहला गणराज्य था, गणतांत्रिक शासन प्रणाली वाला। इसमें अवंती और वत्स जो थे वो व्यापार और संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। अश्वमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। क्लियर? तो ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन तीनों रत्नों का पालन करना आवश्यक माना जाता है। तो बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आता है, पुहार कावेरी पट्टिनम की स्थापना किसने की थी? तो पुहार या फिर कावेरी पट्टिनम चोल साम्राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह और राजधानी था। करिकाल चोल को इस नगर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। किसे? करिकाल को। इसका जो उल्लेख है हमको वो संगम साहित्य की कृति पट्टिन पलाई में देखने को मिलता है। उन्होंने कावेरी नदी पर बांध बनाए जिससे नगर में व्यापार और कृषि का विकास भी हुआ। तो करिकाल, ए आंसर। अगला आता है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य क्या था? समाहर्ता मौर्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जिसका कार्य था रेवेन्यू कलेक्शन का और टैक्स असेसमेंट का। तो यहाँ पर टैक्स असेसमेंट कर निर्धारण, सी आंसर। अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? अथर्ववेद में कुल 20 बुक्स मतलब 20 सेक्शंस होते हैं। इसमें लगभग 6000 से ज़्यादा मंत्र शामिल हैं। यह वेद खास तौर पर हीलिंग मतलब उपचार, रिचुअल्स, अनुष्ठान और डेली लाइफ प्रॉब्लम से संबंधित हैं। तो कितने खंडों का संग्रह है? 20। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये सभी प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं। एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, 100% आप बिल्कुल क्वेश्चन सही करोगे। इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपसे ना बने हो, बट एग्जाम का लेवल एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर तो ऐसा ही रहता है। इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं आती है यहाँ से आप उसको दिमाग में रखिए, याद कर लीजिए। एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको देखने को मिल सकता है। एंशिएंट हिस्ट्री की और अच्छे से स्टडी करने के लिए, हिस्ट्री को और अच्छे से पढ़ने के लिए या एसएससी सीजीएल के लिए जीएस का सेक्शन बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है तो 10,000 वन लाइनर मैंने दे रखे हैं जीएस के, वो ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 29 रुपीज़ की प्राइस है बस, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे, तो ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। 40-50 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाएगा आपका। अगर आप उसको टाइम से अगर 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना, बहुत हद तक क्वेश्चन आपको उसी में से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है।
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।